आदमी दूसरे जानवरों से किस बात में भिन्न है? यानी वह कौन सी चीज है जो आदमी को जानवर होते हुए भी खास किस्म का जानवर बना देती है? ऐसे प्रश्नों के उत्तर विद्वानों ने दिए हैं, क्योंकि विद्वान प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही जीता है और खुद जिंदगी भर कोई प्रश्न ना पूछ सकने के कारण बुद्धू बना रहता है। तो एक विद्वान ने कहा है, आदमी औजार बनाने वाला जानवर है। एक दूसरे ने कहा है कि आदमी सोचने वाला जानवर है। दोनों बातें अर्ध सत्य हैं। सोचता तो कुत्ता भी है और नाक से सोचता है, इसलिए अपने दर्जे के आदमी से ऊंचा माना जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर भी चोर का पता लगाता है और पुलिस का कुत्ता भी। मगर एक जासूस कुत्ते की कीमत इंस्पेक्टर साहब के जिंदगी भर के वेतन, जायज नाजायज भत्ते और घूस से अधिक होती है। और जहां तक औजार बनाने की बात है, चींटी को चांस मिले तो आदमी से अच्छे औजार बनाकर बता दे। नहीं, इन दोनों कारणों से आदमी आदमी नहीं है। मैं विद्वान नहीं हूं क्योंकि मैं सवाल पूछता हूं, पर मैंने भी आदमी की परिभाषा बनाई है। आदमी कचहरी जाने वाला जानवर है। कोई और जानवर कचहरी नहीं जाता, जाना भी नहीं चाहेगा। अगर गधे से भी पूछो कि क्यों भाई आदमी बनेगा, तो वह जवाब देगा, नहीं बाबा, उसमें कचहरी जाना पड़ता है। यह ज्ञान एकाएक आज मेरे भीतर उमड़ उठा। तप के बिना ज्ञान नहीं मिलता। मैं 3-4 दिनों से कचहरी जाने का तप कर रहा हूँ, क्योंकि आदमियत की लाज रखनी थी। मैं आज इन दार्शनिकों से पूरी तरह सहमत हूँ जो कहते हैं जीव को संसार में दुख भोगने के लिए भेजा जाता है, और जिन दुखों को भोगना जरूरी है उनमें से सबसे बड़ा दुख कचहरी जाना है। कोई कोई इस दुख से बच भी जाते हैं। जब ऐसा जीव देह त्याग कर उस लोक जाता है, तब उससे पूछा जाता है, क्यों कचहरी गए थे? जीव जवाब देता है, नहीं, ऐसा मौका तो नहीं आया। ऐसे हीन तब जीव को पृथ्वी पर फिर भेजा जाता है और मनुष्य ही बनाया जाता है, क्योंकि कोई और जानवर कचहरी नहीं जाता। जब जीव कचहरी के दुख काफी भोग लेता है, तब उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वह ब्रह्म में लीन होकर निरंतर ब्रह्मानंद रस का पान करता है। इसलिए इस जीवन के बाद मुक्ति पाने योग्य वैष्णव व्यवसायी रोज लाल खाता बही बगल में दबाए कचहरी जाते हैं। आज मेरी दृष्टि ही बदल गई। बोध हो गया, गौतम को ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतने तप चिंतन मनन की जरूरत ही नहीं थी। 2-4 दिन अपने राज्य की किसी कचहरी में हो आते तो एकदम बुद्ध हो जाते। अभी तक मैं सोचता था कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, पर कृष्ण ने उसे लड़वा दिया। यह अच्छा नहीं किया। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो क्या करता? कचहरी जाता, जमीन का मुकदमा दायर करता। लेकिन वन से लौटे पांडव अगर जैसे तैसे कोर्ट फीस चुका भी देते, तो वकीलों की फीस कहाँ से देते, गवाहों को पैसे कहाँ से देते, और कचहरी में धर्मराज का क्या हाल होता? वे क्रॉस एग्जामिनेशन के पहले ही झटके में उखड़ जाते। सत्यवादी भी कहीं मुकदमा लड़ सकते हैं। कचहरी की चपेट में भीम की चर्बी उतर जाती। युद्ध में तो 18 दिन में फैसला हो गया, कचहरी में 18 साल भी लग जाते। और जीतता दुर्योधन ही, क्योंकि उसके पास पैसा था। सत्य सूक्ष्म है, पैसा स्थूल है। न्याय देवता को पैसा दिख जाता है, सत्य नहीं दिखता। शायद पांडव मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाते, क्योंकि दुर्योधन पेशी बढ़वाता जाता। पांडवों के बाद उनके बेटे लड़ते, फिर उनके बेटे। बड़ा अच्छा किया कृष्ण ने तो अर्जुन को लड़वाकर 18 दिनों में फैसला करा लिया, वरना आज कौरव पांडव के वंशज किसी दीवानी कचहरी में कहीं मुकदमा लड़ते होते। दिन भर मैंने वादी प्रतिवादी देखे, वकील देखे, सच्चे झूठे गवाह देखे, बयान एग्जामिनेशन और क्रैश क्रॉस एग्जामिनेशन सुने। फिर एक विद्वान से पूछा, यह सब क्यों होता है? विद्वान ने कहा, देवता एक के बाद एक छन्ना लगाता है और झूठ को छान छान कर अलग करता जाता है। अंत में सच बच बच रहता है। मैंने कहा, मगर न्याय को तो अंधा कहा गया है। जब अंधा छानने बैठे तो क्या पता कि वह झूठ को छोड़कर अलग कर रहा है या फिर सत्य को। न्याय देवता है, हर देवता भेंट लेता है। अगर भक्त से सीधे भेंट ले तो कोई बात नहीं, पर हर देवता का एक मध्यस्थ होता है। मिडिल मैन से कहीं छुटकारा नहीं। न्याय देवता का मिडिल मैन वकील होता है। दुश्मन से छुटकारा मिल सकता है, पर अपने ही वकील से छुटकारा मुश्किल है। एक बार कचहरी चढ़ जाने के बाद सबसे बड़ा काम है अपने ही वकील से अपनी रक्षा करना।
प्रतिपक्षी से उतना डर नहीं रहता जितना अपने ही वकील से। वह एक के बाद दूसरी उलझन में आपको फंसाता जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। मुझको इसका अनुभव हुआ। मुख्य मामला जहां का तहां है, लेकिन इस बीच मुझसे मेरा वकील मुझसे कहता है कि विरोधी पर एक दो झूठे मुकदमे दायर कर दो। मैंने पूछा, इससे क्या होगा? वह बोला, विरोधी हरास यानी परेशान होगा। मुझसे यह बात समझ में नहीं आई। मैं झूठा मुकदमा चलाऊं? विरोधी जानता है कि मुकदमा झूठा है और पहली ही पेशी में खारिज हो जाएगा, तो हरास वह होगा या मैं होऊंगा। वकील की टेक्निक डॉक्टर जैसी होती है। सफल डॉक्टर वह है जो मरीज को न मरने दे पर इलाज चलता रहे। सफल वकील वह है जो मुवक्किल को न जीतने दे न हारने दे, बस मुकदमे चलते रहें। इसलिए सफल डॉक्टर और सफल वकील के हाथों अपने को सौंपना खतरे से खाली नहीं है। यदि आपके हाथ से चूहा मर गया है और आप कहीं यह बात सफल वकील के सामने कह दें, तो वह चौंक कर पूछेगा, क्या कहा? चूहा मार डाला आपने? कैसे? आप उसे बताएंगे कि अलमारी हटाते समय चूहा चपेट में आ गया। वकील पूछेगा, क्या उसने आप पर हमला किया था? आप नहीं कहेंगे और तब वकील आपकी तरफ इस तरह देखेगा मानो आप फांसी पर टंग रहे हैं। कहेगा, आपने दफा 302 का जुर्म कर डाला, कत्ल, आत्मरक्षा का प्ली भी नहीं ले सकते। आपके हाथ पांव फूलेंगे और आप वकील कर लेंगे। पर वह यह कहकर केस लेने से इनकार करेगा कि मामला कमजोर है, आपको फांसी होना पक्का है। फिर जब आप उसकी फीस बढ़ाएंगे तो कहेगा, केस जीता जिताया रखा है, आप साफ बच जाएंगे। आप सोचते रहिए कि जो केस फीस देने से पहले कमजोर रहता है, वह फीस देने के बाद ताकतवर कैसे हो जाता है। पैसे में बड़ा विटामिन होता है। बात आगे बढ़ाना मेरे लिए अच्छा नहीं। मुकदमा मुझ पर चल रहा है। अगर मेरा वकील इसे पढ़ेगा तो मुझसे बदला लेगा। बड़ा सफल वकील है वह। कल कह रहा था कि वकालत का पेशा बड़ा नोबल है, इसकी दम पर समाज की नैतिकता टिकी है। फिर बड़े गर्व से कहने लगा, हत्या के 13 मामले आज तक मैंने जीते हैं, 13 आदमी को फांसी से बचाया है। मैंने पूछा, क्या आप जानते थे कि इन 13 ने हत्या की थी? वकील साहब को ध्यान नहीं रहा कि उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है। वे बड़े गर्व से बोले, हाँ जानता था, पर सबको साफ बचा लिया। मैंने कहा, वकील साहब, यह गर्व की बात हुई या शर्म की? क्या हत्यारे को सजा से बचाने के कारण ही यह नोबल धंधा हो गया है? मेरी सावधानी ढीली हो रही है। वकील का उपहास करूंगा तो कल वह अदालत में उपहास करेगा। दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। और ये था एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग हरशंकर परसाई जी का, जिसका शीर्षक है कचहरी जाने वाला जानवर। मैंने अपने पिछले वीडियो में परसाई जी का एक और व्यंग आपके सामने सुनाया था और काफ़ी तारीफ मिली उसके लिए। और ये व्यंग आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने कुछ जो भी सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।